सारे ग्रेड आपको क्लियर है ये मैं ऐसा कैसे आपको चार्ट एक फेयर बना करके आपको भेज दूंगी आपकी ग्रुप में, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जो हम इसमें ग्रेडिंग करते टाइम जो हम मटेरियल भी मिलाते हैं या कौन सी हम मेथड के अकॉर्डिंग हमारा ग्रेड बना रहे हैं या कंक्रीट मिक्स बना रहे हैं, तो उस पर भी हमारा बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। इंग्रेडिएंट से मतलब है हमारा सीमेंट पे भी कौन सा सीमेंट है, अगर एग्रीगेट है तो कौन सा शेप है, कौन सा साइज़ है, कितना फाइन है, सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स होते। कोर्स एग्रीगेट है तो किस हिसाब का है, वाटर है तो कितने प्रपोर्शन में आपने डाला है, ये सारी चीज़ें हमारे ग्रेड को डिफाइन करती है। मतलब हमारा जो कंक्रीट है वो कितनी स्ट्रेंथ का बनने वाला है वो डिफाइन करेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की कोई वास्ट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आती है इंजीनियरिंग या मास्टर लेवल पे, फिर भी नॉर्मल के लिए मैं समझा देती हूँ। आर्बिटरी मेथड होती है, आर्बिटरी मेथड में हम अलग अलग रेशो लेकर के हमारा कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है। जो मैंने सारे रेशो बताई, ये M25 का रेशो है, ये M20 का रेशो है, M15 का रेशो, M10 का रेशो और M7.5 का रेशो है। इन रेशो में जब हम हमारे मटेरियल को मिलाते हैं तब जा कर के हमको ये होती है आर्बिटरी मेथड, और हमको ये स्ट्रेंथ वाला हमको कंक्रीट मिलता है, 25, 20, 15, 10 ऐसे हमको कंक्रीट मिल जाता है। इसके अलावा जब हमको हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट बनाना पड़ता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा फाइनेस मॉडुलस। फाइनेस मॉडुलस क्या होता है, जो आप कोर्स एग्रीगेट डाल रहे हो, आपकी गिट्टी डाल रहे हो, वो कितनी फाइन है और कितनी कोर्स है, उसका आप मॉडुलस निकालते हो, ठीक है। मतलब कौन सा एग्रीगेट हमारा कितना मोटा है, तो ये हम टेस्ट करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर इस फॉर्मूले से हम फाइनेस मॉडुलस डिफाइन करते हैं, ठीक है। फाइनेस मतलब उसका साइज हमारे एग्रीगेट का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट डिज़ाइन करेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ों का हमारे एग्रीगेट पे बहुत सारे टेस्ट लगाने पड़ेंगे कि उसका फाइनेस मॉडुलस कितना है या सही है कि नहीं। फिर हम मिनिमम वॉइड मेथड देखते हैं, इसमें भी फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के बीच में हम एक ग्रेजुएट सिलेंडर एंड वाटर आफ्टर द फाइंडिंग द वॉइड सीमेंट आफ्टर, इसमें क्या वॉइड्स को हम इग्नोर करते हैं, मतलब पूरे जो एयर वॉइड्स है हमारे सही होना चाहिए, मतलब वर्केबल होना चाहिए। वर्केबल से मतलब है अच्छी तरह से हमको काम करना चाहिए और कॉम्पैक्ट करना चाहिए। कंक्रीट जितना कॉम्पैक्ट करोगे आप, प्लेस करने के मोल्ड में डालने के बाद ठीक से कैसे दबाओगे या कैसे उसको कॉम्पैक्ट करोगे, कैसे उसके एयर वॉइड क्लियर करोगे, वो चीज़ें डिपेंड करती है। मैक्सिमम डेंसिटी मेथड क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड ये होती है कि आपका जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का डायामीटर कितना है। डायामीटर से मतलब ये नहीं है कि व्यास और त्रिज्या हम एक एक एग्रीगेट की नापेंगे, ठीक है। व्यास और त्रिज्या जो नापेंगे हम वो छन्नियों के आधार पर नापेंगे। छन्नियाँ मैंने आपको बताई थी कि सीव्स होती है, तो सीव से हम जब पता करते हैं कि कौन सा डेंसिटी या कौन सा हमारा डायामीटर है हमारे कोर्स और फाइन का, तो उससे हम पता करते हैं। ये छोटा डी होता है हमारे मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट का और मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट का बड़ा डी होता है। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं उसकी मैक्सिमम डेंसिटी, मतलब जितना डेंस अगर हमारा एग्रीगेट है तो उतना ही मजबूत हमारा कॉन्क्रीट बनेगा, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशो होता है, ये भी हम एक फॉर्मूले से निकालते हैं। वाटर सीमेंट रेशो भी हम जब उसमें पानी डालेंगे तो उसका भी एक रेशो हमको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर रेशो में दिक्कत होती है तो भी हमारे कंक्रीट की ग्रेड पे असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं आएगी, ये सिर्फ अभी के लिए समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ कि कंक्रीट में ये सारी चीज़ें भी महत्व रखती है, ठीक है। इतनी आई बात समझ में सबको? हाँ मैम। अब आते हैं हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मतलब आरसीसी, जो आजकल हम हर जगह पर यूज़ करते हैं, चाहे बीम हो, चाहे कॉलम हो, चाहे स्लैब हो, चाहे हमारा पैसेज हो, सब जगह पे हम यही आरसीसी का यूज़ करते हैं। आरसीसी मतलब जहाँ पे कंक्रीट के साथ में सरिया मिक्स होकर के लगता है। आरसीसी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेनफोर्समेंट मतलब हमारा सरिया, इसको स्टील भी बोलते हैं। आप आगे आरसीसी सब्जेक्ट में पढ़ोगे तो स्टील निकालोगे, एरिया ऑफ स्टील, तो वहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि स्टील मतलब अपने बर्तन भांडे वाला स्टील नहीं होता है। हम हमारी नॉर्मल भाषा में जो सरिया होता है उसको स्टील बोलते हैं, ठीक है। हमारे बर्तन वाला स्टेनलेस स्टील होता है,
ठीक है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो, कोई नया बर्तन खरीद के लाया तो उस पर स्टेनलेस स्टील लिखा होता है, वो एक टाइप का अलॉय होता है। अलॉय मतलब दो अलग अलग पदार्थों को मिला करके बनाने वाला पदार्थ। ठीक है, पढ़ा होगा ना सबने, रेयांशी? यस मैम, वो मिश्रण। हाँ, वही मिश्रण। ठीक है, वो उसमें लोहा, एल्यूमिनियम और ऐसे अलग अलग धातुएं मिलाते हैं और फिर बनाते हैं। वो एक तरह का अलॉय होता है। हाँ मगर हमारा जो सरिया होता है ये हमारे कार्बन परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि हमारे सरिये में कार्बन परसेंटेज कितना है और किस तरह का कौन सा कार्बन है। 4 तरह के कार्बन परसेंटेज होते हैं। जब अगर आप BME में पढ़ा होगा आपने, या फिर आगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब आप सोम का जब भी सब्जेक्ट आएगा उसमें आपको पता पड़ेगा। आप पूरा, हम उस पर स्टील के ऊपर ही डील करते हैं। ठीक है, स्टील मतलब हमारा सरिया। जैसे अभी आप अलग अलग मटेरियल पढ़ रहे हो तो इसमें सारे मटेरियल आ रहे हैं। फिर आप सोम पढ़ोगे तो सरिये की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे। जब RCC पढ़ोगे तो सरिया प्लस सीमेंट कंक्रीट, तो यही सारी चीज़ें उसमें भी पढ़ोगे। ठीक है, बेसिक जब आपकी 3-4 क्लासें होती है। हमारा रेनफोर्समेंट मतलब सरिया, सीमेंट को आप सभी लोग जानते हैं, एग्रीगेट आपका गिट्टी और आपका सैंड, इन विच रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर टेकिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि हमारा जो कंक्रीट रहता है वो कौन सी स्ट्रेंथ कवर किए रहता है, हमारी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि हर बार हम इसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का ही टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, दूसरा स्ट्रेंथ कौन सा रहता है हमारा, टेंसाइल। देखो, कभी भी हमारा स्ट्रक्चर है, ये मैंने 2 कॉलम बनाए, इसके ऊपर मैंने एक बीम रखा है। ठीक है, इसके ऊपर लोड लगेगा, कहीं भी लोड पूरा लगेगा तो बीम को कैसे ऐसे रेल जाना चाहिए, है ना, बीम ऐसा हो जाएगा ना। अरे मैं इसके ऊपर लोड लगाऊंगी मैम, तो समझ गए। बीम ऐसा रेल जाएगा। लोड लगाया तो बीम कैसा हो गया, रेल गया। मतलब हाँ ये किस तरह की बैंड लोडिंग कंडीशन हुई, ये बैंड हो गया। ठीक है, ये बैंड हो गया। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अगर ये बीम ऐसा होगा तो ये नीचे घुसेगा तो ये ऊपर वाली लेयर कॉम्प्रेस होगी और नीचे वाली खींचेगी। आ रही है बात समझ में? हाँ जब मैम। अगर मैं, रुको कॉपी के एग्जांपल से समझा रही हूँ। ये समझना। ठीक है, ये हमारी स्लैब रखी हुई है या हमारा बीम रखा हुआ है। जब इस पे लोड लगा तो ये बीम यूँ रेलेगी। ठीक है, दोनों साइड से सपोर्ट है। देखो एक सेकंड में और अच्छे से बताती हूँ। दिख रही है आपको? देखो मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है अपने फ़ोन की, आप देखना और मुझे गाइड करना। दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है, यहाँ से दिख रही है? दिख रही है सबको? पूरी किताब दिख रही है मेरी? मेरा हाथ भी दिख रहा है ना? हाँ मैम। तो देखो अब मैंने किताब के नीचे अपनी उंगलियां लगाई हैं। हाँ ठीक है, ये समझ लेना कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है। जब इसके ऊपर लोड लगेगा तो ये कैसी हो गई, बैंड हो गई, है ना। अगर ये मजबूत नहीं है तो बैंड हो जाएगी। ठीक है, मगर अगर मजबूत है या नहीं भी है तो बैंड होती हमको दिखेगी नहीं, मगर लोड तो इस पे इसी प्रकार का आएगा। ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये यहाँ से कोनों से नहीं होगी, क्योंकि ये कॉलम के ऊपर क्या है, सपोर्ट है ना। सबको आ रही है बात समझ में? ये कैसी बैंड हो रही है, यूं बैंड हो रही है। तो आप एक चीज समझना, आपकी जो ये बीम का स्लैब है, बीम है ना, तो जब ये यूं बैंड हुई ना बेटा, जब ये यूं बैंड हुई तो ये जो ऊपर वाली आधी लेयर है इसमें तो होगा कॉम्प्रेशन। ठीक है, ये सिकुड़ेगी और जो नीचे वाली लेयर है ना उसमें तनाव आएगा, वो खींचेगी। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं कॉपी में लेकर के समझा रही हूँ, आप ये चीज़ देखना, सिर्फ ये चीज़। ठीक है, ये इतनी मोटी जो परत है मैं इसमें बना दे रही हूँ, ये ऐसी परत दिख रही है ना। इसके नीचे मैंने सपोर्ट लगाया था, मतलब हाथ को लगाया था या आप कुछ भी कॉलम दोगे। जब इस पर लोड आएगा तो ये पूरी लेयर कैसी हो जाएगी, ये ऊपर वाली ऐसी हो जाएगी और नीचे वाली कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, सभी कोई मानते हो? उसका ओरिजिनल शेप ऐसा था और फिर बाद में बेंडेड शेप कैसा हो गया, ऐसा हो गया। आ रहा है समझ में? हाँ मैम। संजय,
हाँ मैम आ गया समझ में। तो कैसी हो गई, बैंड हो गई। तो अगर मैं इसका आधा आधा करूं तो आधे आधे में दबाव हो रहा है, दो। ठीक है। ऊपर वाली हाँ। चीजें क्या दबेगी, क्योंकि उसका वो कम हो रहा है। ये चीज देखना, ये चीज दबेगी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाली लेयर को दबा रहे हैं। आधा आधा अगर करूँ मैं इसका, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाई करेगी इसकी हाफ पे, तो ऊपर वाली लेयर दबेगी और नीचे वाली खींचेगी, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है आधी, ये दब रही है और ये नीचे वाली खींचेगी, मतलब वो अपने मटेरियल में खिंचाव पैदा करेगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो जो दबाव है वो क्या है, कंप्रेसिव है। मतलब ये जो आधी लेयर में जो लग रहा है इसमें कंप्रेसिव टाइप का फोर्स लगेगा, और ये जो टेंसाइल टाइप का फोर्स लगेगा ये नीचे की आधी लेयर में लगेगा। इतनी बात समझ में आई? इसमें दबाव वाला लगेगा, इसमें खिंचाव वाला लगेगा। कोई भी स्लैब, कोई भी बीम, इसमें आधे आधे पे आपका कैसा है, एक में कंप्रेसिव टाइप का लगेगा, एक में टेंशन टाइप का लगेगा। आ रही है बात समझ में? हाँ। सभी को? यस देखो मैम। बहुत भारी बात है, नहीं आए तो आप मेरे को और एक और बार फिर से बता देना, मैं समझा दूंगी, समझाने में कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो आरसीसी होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ये हमारा, इसमें दोनों, हम जब भी ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको क्या, दोनों प्रकार के लोड आएंगे। अब मैं पहले ही दिन से बता रही हूँ कि कंक्रीट पे हम सिर्फ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करते, कभी हमने खींचने वाला लोड लगाने वाला टेस्ट क्यों नहीं करा? करा क्या, हमेशा कैसे ऐसे दबाने वाला लोड ही करा। मतलब जैसे अगर मैं बात करती हूँ, ये कंक्रीट क्यूब को मैंने हमेशा फोर्स लगा करके तोड़ा है, मतलब दबाने वाला लोड लगाया है। कभी भी इसको खिंचाने वाला लोड लगा के टेस्ट करा है क्या? नहीं करा है। इसका कारण ये है क्योंकि कंक्रीट जो होता है हमारा कंप्रेसिव टाइप का ही लोड लेता है। हमारा टेंसाइल लोड में कंक्रीट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, मतलब इतनी स्ट्रेंथ इसकी होती ही नहीं। अगर ये 20 पे टूटेगा ना, उदाहरण के लिए अगर 20 इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, तो जब हम खींचने जाएंगे ना तो ये 20 के आधे पे ही टूट जाएगा। मतलब देखा जा रहा है कि कंक्रीट दबाव वाला लोड अच्छे से झेल लेगा, मगर खिंचाव वाले में वो वीक हो जाता है। आ रही है इतनी बात समझ में? और जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें दोनों प्रकार के लोड आ रहे हैं, एक तो दबाव वाला भी आ रहा है और एक खिंचाव वाला भी आ रहा है। तो भैया खिंचाव वाले लोड के लिए हम क्या करें? तो जो हमारा सरिया हम डालते हैं वो मेनली हम टेंसाइल लोड झेलने के लिए डालते हैं। आ रही है बात समझ में? रिपीट करूं? हाँ मैम। क्योंकि जो हमारा सरिया होता है वो भैया सिर्फ पैसे में ज़्यादा होता है, बाकी भले आप पूरा स्टील का स्ट्रक्चर बना दो, वो मना नहीं करेगा कि कॉम्प्रेसिव की जगह भी तुम सरिया लगा दो, वो मना नहीं करेगा। सरिया तो क्या दोनों में बेस्ट होता है, कॉम्प्रेसिव भी ले लेता है और टेंशन भी ले लेता है। सरिया बहुत मजबूत होता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आपका पूरा बिल्डिंग आप सरिये का भी बना सकते हो, मतलब फुल्ली स्टील स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ठीक है। मगर क्या हो जाएगा, वो जितना बजट होगा अपना पूरा बजट के आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हमको जहाँ जहाँ टेंसाइल लग रहा है वहाँ वहाँ हमने क्या दे दिया, सरिया दे दिया। आई बात समझ में? जब भी आप स्लैब देखते हो, जब छत के वो भराते अपनी सरिये कसाते, तो क्या करते हैं वो नीचे की टाइम जब भी तरापे बांधेंगे, अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में वो सरिया ऐसे ऐसे बिछाते हैं और ऊपर की साइड में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बिछाते हैं। और जितनी विड्थ है, समझो इतना मोटा है, इतना मोटा आप स्लैब डाल रहे हो उदाहरण के लिए, तो नीचे के साइड में सरिया डालेंगे और ऊपर के साइड में क्या करेंगे, कंक्रीट डालेंगे। जब भी सरिया बंधता है या आपके आसपास भी कहीं बंधा हो और छत भरने को रह गई हो, तो देखना अगर इतना बड़ा, इतनी डेप्थ का या इतनी मोटाई वाला वो अगर कंक्रीट बनाएंगे तो सरिया सरिया कहाँ बिछाएंगे, सिर्फ नीचे की साइड बिछाएंगे। ऊपर ऊपर क्या होगा, आपका कंक्रीट भरा हुआ होगा। कंक्रीट को ऐसे बनाते हैं, आपने बीडीडी में पढ़ा होगा, और सरिये को नॉर्मली हम ऐसे बिछा देंगे। आई बात समझ में? ताकि हम अगर इसका हाफ करते हैं और जब इस पे लोड लगता है तो आपका ये कैसा जाएगा, ये नीचे का खिंचाव में जाएगा
और ये ऊपर का दबाव में जाएगा। ठीक है, ये ऊपर का दबेगा तभी तो ये नीचे का चौड़ा होगा। तो क्या होता है, जो ये सरिया है ये अपन ने नीचे लगाया है, तो ये आपका जो टेंसाइल तरह का लोड आएगा, जो खिंचाव वाला लोड आएगा वो भी झेल लेगा, और जो आपका कंक्रीट रहेगा वो आपका दबाव वाला लोड झेल लेगा। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? नहीं भी आई है तो टेंशन मत लेना, आप अगर इंजीनियरिंग जब भी करोगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये मैंने आउट ऑफ द टॉपिक पढ़ा दिया आपको, ये सारी चीज़ें आपको आरसीसी में पढ़नी थी। ठीक है, अभी हम मटेरियल पढ़ते हैं। तो मटेरियल मतलब हम आरसीसी पढ़ रहे हैं, हम रेनफोर्समेंट भी लगाते हैं। क्यों रेनफोर्समेंट लगाते हैं? क्योंकि देखो अगली लाइन पढ़ाती हूँ मैं, कॉन्क्रीट इज वीक इन टेंशन। समझ में आया? टेंशन मतलब खिंचाव, जो नीचे से हमारा स्ट्रक्चर खिंचाव आ रहा है, बट इट इज स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रेशन, मगर ये दबाव वाले लोड में मजबूत है और खिंचाव वाले लोड में क्या है, वीक है, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमको स्ट्रक्चर में दोनों प्रकार के लोड आते हैं, क्यों ना हम पैसा बचाने के लिए जहाँ जहाँ कॉम्प्रेशन का लोड आ रहा है वहाँ वहाँ कंक्रीट दे दें, और जहाँ जहाँ टेंशन आ रहा है वहाँ वहाँ रेनफोर्समेंट दे दें। आई बात समझ में? इसीलिए हम दोनों के कॉम्बिनेशन में बनाते हैं हमारा आरसीसी, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल टेंशन का भी लोड हमारा सरिया ले ले और कॉम्प्रेशन का लोड हमारा कंक्रीट ले ले। इसीलिए कंपोजिट स्ट्रक्चर है। कंपोजिट मतलब दो मटेरियल से मिलने वाला कोई सा तीसरा स्ट्रक्चर। देयरफॉर सीमेंट कंक्रीट रेनफोर्समेंट बाय एम्बेडेड स्टील इन टेंशन जोन। देखो टेंशन जोन मतलब टेंशन वाले जोन में, टेंशन वाले साइड में हम क्या दे देते हैं, रेनफोर्स्ड कर देते हैं उसको, मतलब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। एज वेल इन सम केस इन कंप्रेशन जोन ऑल्सो, मगर कहीं कहीं क्या होता है, हमको कंप्रेशन भी हमारा कंक्रीट, जैसे जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी उतनी आप दे पाओगे, कहीं कहीं उससे ज़्यादा भी कंप्रेशन आ सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मेरा 100 का कंप्रेशन कंक्रीट झेल लेगा, मगर उसी जगह पे 150 का आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा सरिया कंप्रेशन की जगह भी दे दूंगी, क्योंकि सरिया तो दोनों चीज़ में अच्छा है, हमारा कंप्रेशन में भी अच्छा है और टेंशन में भी अच्छा है, मगर कंक्रीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन में अच्छा है, और वो भी अपनी परमिसिबल लिमिट तक, मतलब जहाँ जब तक वो झेल सकता है जब तक ही अच्छा है। ज़्यादा अगर कंप्रेशन आएगा तो वो भी टूट जाएगा, मगर सरिया क्या है, उससे ज़्यादा मजबूत है दोनों चीज़ में, दोनों तरह के लोड में। ठीक है, तो आप ऐसा मत करना कभी भी कि मैडम मेरा सरिया हर चीज़ में अच्छा है तो मैं सरिया ही लगा दूँ, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, बजट गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, बजट गड़बड़ा जाएगा मतलब जितने में आपको बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है, बनानी है, उतने में आपको डिज़ाइन नहीं मिलेगी और आपका बजट इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में आपको इतनी? Therefore, cement concrete reinforcement by embedded by steel in tension zone as well some in case of compression zone. कहीं कहीं जहाँ कंप्रेशन जोन में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है स्टील की, वहाँ भी हम लगाते हैं। दैट्स वाई कॉल्ड सीमेंट रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, मतलब रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट हम आरसीसी बोलते हैं। इट इज़ द रेशनल यूनियन ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील कंबाइन एक्ट जॉइंटली, मतलब ये हम कंक्रीट और स्टील दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं। ठीक है, अब समझना प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है हमारी, विशेषता क्या क्या होती है हमारे कंक्रीट की। नो इंटरनल स्ट्रेस आर डेवलप्ड इन आरसीसी। इंटरनल स्ट्रेस कुछ डेवलप होती है अलग अलग टाइप की, वो आरसीसी में डेवलप नहीं होती। इंटरनल स्ट्रेस मतलब आंतरिक बल, ठीक है, आंतरिक स्ट्रेस जो हमारी डेवलप होती है वो हमारे आरसीसी के स्ट्रक्चर में नहीं डेवलप होती, ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर एज अ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील ऑलमोस्ट द सेम। देखो ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगी, ये चीज़ आपको 100 में समझ में आएगी, मगर फिर भी मैं अभी आपको समझाऊंगी। क्या होता है कि हमारा जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तापमान जब बढ़ता या घटता है, तो क्या होता है, जब बढ़ेगा तो चीज़ों में एक्सपांशन होगा, चीज़ें फैलती है। आपको सभी को पता है चीज़ें जब गर्म होती है तो चीज़ें फैलती है, उसके मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। और जब ठंड होती है, जब आपकी टेम्परेचर कम होता है तो चीज़ें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो हम इन दोनों को साथ में कैसे लगा रहे हैं, मतलब सरिये को और सीमेंट कंक्रीट को साथ में कैसे लगा रहे हैं,
मतलब दोनों चीज को मिला के मैं बता रही हूँ, तो दोनों पर टेम्परेचर भी एक जैसा पड़ेगा, तो दोनों चीजों को एक साथ फैलना चाहिए और एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हमारा सरिया ज्यादा एक्सपांड हो जाए और कॉन्क्रीट, हम जो चीज ये बना रहे हैं तो ऐसा नहीं हो जाए कि टेम्परेचर जब हाई हुआ तो हमारा सरिया सरिया बस फैल जाए, तो सरिया तो आउट हो जाएगा और कॉन्क्रीट अपनी जगह पर बना रहे, तो कैसे ये जमे हुए स्ट्रक्चर में दिक्कत पड़ जाएगी, पड़ जाएगी। हाँ मैम। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना बोलो। जब टेम्परेचर कम होगा तो हमारा सरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो भी दिक्कत आएगी, आएगी ना। मतलब एक चीज, एक पूरी बॉडी को आपने दो के कंबाइन में बनाया है, आपकी हड्डियां बढ़ने लगेगी, आपकी बॉडी नहीं बढ़ेगी तो दिक्कत होगी। अरे आपकी बॉडी को दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि आपकी हड्डी, आपकी जो बॉडी बनी है वो मांस से भी बनी है और आपकी हड्डियों से भी बनी है, तो दोनों को एक साथ बढ़ना या घटना चाहिए, बढ़ना या घटना चाहिए। ऐसा नहीं कि हड्डी बॉडी से आउट हो गई, गलती हो जाएगी ना, गलत हो जाएगा वो। टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण दोनों एक साथ बढ़े या एक साथ घटे। अगर हम हमारा बीम बना रहे हैं या हम हमारा कॉलम बना रहे हैं या जो भी स्लैब बना रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे वो पूरा कंप्लीट बॉडी है, वो अगर बढ़ता भी हो तो एक साथ बढ़े, मतलब एक्सपांशन भी हो तो एक साथ एक्सपांड हो, कॉन्ट्रैक्शन भी हो तो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, ताकि इन दोनों के बीच में सामंजस्य हमेशा बैठा रहे। समझ में आ रही है बात। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रेनफोर्समेंट आगे बढ़ जाए और हमारा कंक्रीट अपनी जगह पर बना रहे या उससे कम बढ़े, ठीक है। तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। या फिर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, एक्सपांशन मतलब फैलना, ठीक है। कोफिशिएंट मतलब दोनों का जो भी अनुपात हो बढ़ने का और घटने का एक जैसा हो। तो ये पॉइंट क्या बोलता है, जो हमारी इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होती है, अगर दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग होता, अगर इसका कोफिशिएंट अलग होता और इसका कोफिशिएंट अलग होता, तो ये सरिया तो चाहेगा बढ़ना मगर कंक्रीट उसको रोकेगा, तो भैया ये आपस में ही लड़ते रह जाएंगे, तो ये जो बाहर से लोड आ रहा है उसको कौन झेलेगा। मतलब आपस में लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए ना, आपस में एक जैसा बने रहें तो ही बातचीत संभली रहेगी, तो ही ये लोड को संभाले रहेंगे। मगर इंटरनल अगर इनके सामंजस्य अलग अलग हुए तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अलग इन पे हावी पड़ ही रहा है, ये आपस में उलझे रह जाएंगे। समझ में आ रही है इतनी बात। मतलब जो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होगी वो इसमें डेवलप नहीं होती है, मतलब इनका दोनों का सामंजस्य आपस में बैठा रहता है। क्यों, क्योंकि इसका जब टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब अगर हमारा वातावरण में तापमान का डिफरेंस आता है, बढ़ना या घटना होता है, तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। दिख रही है बात, समझ में आ रही है। इनका दोनों का बढ़ना और घटना ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, इस कारण से इसमें जो आंतरिक तौर पर मतभेद होते हैं वो नहीं होते, और मतभेद को हम क्या बोल रहे हैं हमारी लैंग्वेज में, हमारी इंटरनल स्ट्रेस। अरे घर के ही दो भाई लड़ेंगे तो बाहर वालों से लड़ने के लिए क्या मजबूती मिलेगी, मिलती है क्या, नहीं ना। मतलब घर के दो इंसानों को तो एक जैसा बनना चाहिए। रावण और विभीषण अगर एक होते तो राम जी कुछ कर पाते, नहीं कर पाते। ये चीज इधर आ जाएगी तो भैया ये तो यूं टूट जाएगा। समझ में आ रही है। मतलब ये भी इस पे लोड लगाएगा और ये भी इस पे लोड लगाएगा, तो ये तो वीक पड़ ही जाना है। तो यही चीज होती है कि हमारा जो पूरा बॉडी हम कंसोलिडेटेड बना रहे हैं, दोनों के चीजों को जोड़ के बना रहे हैं, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, और वो होता है। तभी जा करके ये हमारा पूरा कंप्लीट बॉडी बनता है, या फिर हम स्लैब बनाते, कॉलम बनाते, दोनों के कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, इसलिए ये चीज रहती है। ठीक है, सभी को आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैडम। ठीक है।